We'll discuss today the chapter carbon and its compounds. In the class 10th केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है। पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा है कार्बन्स कंपाउंड और पांचवा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यू आर इन क्लास 10th और 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर है उन 5 चैप्टर में से एक बड़ा चैप्टर है, वो एक एलिमेंट के नाम पर है और वो है कार्बन। As we have discussed in the chapter periodic classification of elements, there are 114 elements. You say 118 elements. उन 114 और 18 एलिमेंट्स में से कार्बन इज वन ऑफ द एलिमेंट। ऐसा क्या स्पेशल है कि क्लास 10th के अंदर 5 चैप्टर है और एक बहुत बड़ा चैप्टर है एक एलिमेंट के नाम पर है, वो भी कार्बन के नाम पर है। तो कुछ तो बात होगी और कुछ बात है तभी कार्बन के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं तो 114 एलिमेंट है तो 114 चैप्टर होते और 114 चैप्टर आप केमिस्ट्री पे अगर पढ़ाई करते तो शायद पढ़ने लायक आगे बचते नहीं, रहते नहीं। स्पेशल ये है कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन अकर्स एवरीवेयर इन द नेचर में हर जगह कार्बन मिलेगा। It forms the billions and millions of compounds. The number of carbon compounds are so large in number that we have to make the separate branch of chemistry, the organic chemistry, to study the carbon and its compounds. After class 10th, you will come in +1 and +2. केमिस्ट्री के आप 3 ब्रांच डिस्कस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका 9th क्लास का केमिस्ट्री है जिसके अंदर आप मैटर पढ़ते हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, वहां पर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जहां पर मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इवोपरेशन है, वेपराइजेशन है, सब्लिमेशन है। ये सब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The question is कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? The compounds which are obtained from the rocks, they are the inorganic compounds. Or with the help of the chapter carbon and its compound, you are introduced with organic chemistry. The study of organic compounds is known as organic chemistry. Organic compounds क्या है? The compounds of carbon which are derived from hydrocarbons, they are present in the living being, are known as organic compounds. The compounds of carbon which are derived from hydrocarbons, they are present in the living beings, are the organic compounds. The study of organic compounds is known as organic chemistry. So now it is clear to you कि inorganic compounds क्या है और organic compounds क्या है। With the help of the chapter carbons compound आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन और इसके कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। कार्बन अकर्स एवरीवेयर इन द नेचर, नेचर में हर जगह कार्बन मिलेगा। आपके इस पोडियम में कार्बन है, इस बुक में कार्बन है, इस मार्कर में कार्बन है, मेरी बॉडी में कार्बन है, इस चेयर में कार्बन है, आपके इस बोर्ड में कार्बन है, हर जगह आपको कार्बन मिलेगा। Then how you will say that the things are containing carbon? When a material is burnt, when a material is burnt in the presence of oxygen, if it releases carbon dioxide gas, it shows the material is containing carbon. हाँ, साथ में ऐश प्रोड्यूस होती है। ऐश कौन सी? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के तो कोरोना हो गया है और घर आ गई है। ऐश्वर्या अभिषेक की है। यहां पर ऐश है, वो हमारे मटेरियल को बनाने वाली ऐश है, वो है राख। Then the question is कि हमारे मटेरियल्स को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में ऐश क्यों प्रोड्यूस होती है, राख क्यों प्रोड्यूस होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ अदर कंपाउंड्स। कार्बन अकर्स एवरीवेयर इन द नेचर, नेचर के ऑलमोस्ट चीजों में कार्बन है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर सो लार्ज इन नंबर and the number carbon compounds are so long also. So to make the study of carbon compounds, we have to make the separate branch of chemistry, that is what organic chemistry. So my dear students, with the help of this chapter carbons compound, you will be introduced with the organic chemistry. Now we'll go into the आंसर, रूट्स ऑफ द आंसर कि कार्बन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता क्यों है, कार्बन लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, वो हम कार्बन के स्ट्रक्चर पे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन है कि ज़्यादातर मटेरियल्स को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर मटेरियल को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये शो करता है द मटेरियल इज कंटेनिंग कार्बन। ऐश प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द अदर कंपाउंड्स। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द डायमंड इज थ्रोन इनटू द चारकोल फायर? When diamond is thrown into the charcoal fire, only carbon dioxide gas बनेगी, ऐश नहीं बनेगी। ये शो करता है कि डायमंड है वो 100% कार्बन है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन्स है, दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। They are the allotropes of carbon. The materials which are chemically identical but they shows different physical properties are known as allotropes. तो allotropes of carbon तीन हैं. The one is diamond, another one graphite and fullerenes. These are the allotropes of carbon. They are chemically identical, they are made up of only carbon, but because of the different arrangement of the carbon atoms and due to their chain structure, they have different physical properties. जैसे डायमंड है इट इज हार्ड, बट ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है. डायमंड इज सो हार्ड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द नेचर. इट इज यूज फॉर कटिंग द टूल्स, फॉर ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स. जो ड्रिल वगैरह होते हैं उनके आगे डायमंड लगा होता है.
ग्लास को काटना है वहां पर डायमंड लगा होता है, बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. Diamond is the poor conductor of electricity. Graphite is the good conductor of electricity. In the chapter 1 of chemistry, we have discussed the electrolytic reduction of water. और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था on passing the electric current through the water splits into, dissociates into hydrogen ions and oxygen ions. और वहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज करे थे, that is what cathode and anode, they are made up of graphite. वहां पर ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो दीज आर एलोट्रॉप्स. अगर हम और थोड़ा फाउंडेशन केमिस्ट्री पर डिस्कस करें, सो देयर आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर ऑल्सो. जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर. उसी तरह से फास्फोरस के भी एलोट्रॉप्स है, रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस. व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है. अगर व्हाइट फास्फोरस को आप डार्क रूम में रखते हो और वहां पे अंधेरा है, द व्हाइट फास्फोरस स्टार्ट्स टू बर्न एंड इल्यूमिनेट्स द रूम. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लोरोसेंस. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फास्फोरेसेंस. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फास्फोरेसेंस. इसी कारण व्हाइट फास्फोरस है, इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर टू प्रिवेंट इट्स बर्निंग. We have another red phosphorus. Red phosphorus is used in matchbox, in matchsticks, जिसका इग्निशन टेम्परेचर 260 सेंटीग्रेड है. आप देखते हैं कई बार हम पूजा करते हैं, माचिस की तिली जलाते हैं, चिंगारी उछल के आपके स्किन पे गिरती है, तो जहां पे गिरती है वहां पर एक फफोला बन जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है 260 सेंटीग्रेड की. आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप अपने आप को बचा पाए. So this is some concept regarding allotropes. बच्चों अब यहाँ पे हम इस बात में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे कि ऐसा क्या है दैट कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. सो द सिंबल फॉर द कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4. In the first energy level there are 2 electrons, in the second energy level there are 4 electrons. The electrons which are present in the last energy level they are known as valence electrons. तो यहाँ पर कार्बन के पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है. In the previous classes we have discussed the valence electrons in the atom is 1, 2 and 3 that loses electron, and valence electrons are 4, then it share electron. Carbon will share the electron, and the chemical bond which is formed by the sharing of the electrons is known as covalent bond. We'll discuss why carbon share electrons, and in the case of non-metals we have discussed if the valence electrons are 5, 6 and 7 it will gain electron to achieve octet, to achieve noble gas electronic configuration, to become stable in the nature. ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं in the previous classes. अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि why carbon it shares electrons. So if you go into the structure of carbon, the nucleus of the carbon contains 6 protons जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, और इट कंटेन 6 न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एनर्जी लेवल 1 एंड एनर्जी लेवल 2. द एनर्जी लेवल 1 इट इज K and energy level L, 2 it is L. In the first energy level there are 2 electrons, and in the second energy level there are 4 electrons. Now
Number of energy levels are 2. बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4. बिकॉज ऑफ दिस इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसे कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. And the distance from the center of the nucleus to outermost energy level, and that is known as atomic radius. Due to higher effective nuclear charge, यहाँ पर atomic radius कम होगी. Atomic radius कम होगी. यहाँ पे higher effective nuclear charge and atomic radius कम होने के कारण how carbon forms covalent bond and how it forms the large number of compounds and the long chains of compounds. So we'll discuss कि क्या कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है. देखते हैं. कार्बन cannot lose 4 valence electrons. Carbon cannot lose 4 valence electrons. कार्बन के अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है जिस पे चार्ज पॉजिटिव है. कार्बन के अंदर एनर्जी लेवल 1 एंड 2 है. एनर्जी लेवल 2 में आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल इज 2 हियर, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, एटॉमिक रेडियस छोटी होने के कारण effective nuclear charge is more. As the effective nuclear charge is more, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप किसी भी तरीके से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो तो आपका ये दुनिया बदल जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी. आप एटम को इस फील्ड से स्टडी करें. ऐसा नहीं है कि हां सर ने कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं हटा सकते, दैट इज ओवर. मैं नेचर पढ़ा रहा हूं आपको. नेचर क्या है? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. उतनी एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है. अगर इतना करना ही है तो आपको फिर एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल चाहिए. उसका यूज क्या है भाई? एनर्जी हमारे को है नहीं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए. सो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. टू रिमूव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, very large amount of energy required. That is not possible. That is not possible. Possible ही नहीं है. So carbon cannot lose 4 electrons. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लूज कर सकता. Then तो फिर कार्बन क्या गेन कर सकता है? कार्बन कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता. मान लो कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए. मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो 4 गेन करे. 4 यहां पे प्रेजेंट थे, कितने हो गए? 8. और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल में. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10. और अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6. With 6 protons, carbon cannot hold 10 electrons. वो 10 electrons को रोक नहीं सकता, होल्ड नहीं कर सकता. ये कार्बन में है. So carbon cannot gain 4 electrons because with 6 protons
कार्बन कैनॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने 6 प्रोटॉन्स के साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं सकता। तो अब यहां से ये क्लियर हो गया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन, कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन। सो इस सिचुएशन के अंदर कार्बन क्या करेगा, कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। एंड द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड? Carbon cannot lose 4 electrons. Carbon cannot gain 4 electrons. If the carbon cannot lose 4 electrons, it cannot gain 4 electrons. In that situation, the carbon will share electron, and the chemical bond which is formed by the sharing of the electrons is known as covalent bond. आप डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये बात क्लियर हो गई है। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So how organic compounds are different from inorganic compounds? अब ट्रेंड तो यही बोलता है कि पहले हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर करना चाहिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर how metals reacts with non-metals. Metals reacts with non-metals by electrovalent bond or by ionic bond. What is the electrovalent bond? The chemical bond which is formed by the lose of the electrons and the gain of the electrons is known as electrovalent bond. The metals, they loses electron, and the non-metals, they gain electron. So between the metal and the non-metal, a chemical bond is formed by the lose of the electrons and gain of the electrons. So between the metals and non-metals, whatever the chemical bond is formed, that chemical bond is electrovalent bond. Metals, by losing electrons, they form positively charged ions known as cations, and the non-metal atoms, by gaining electrons, they form negatively charged ions known as anions. So a cation combines with anion to form a compound, and the chemical bond between them is ionic bond. So the another name for the electrovalent bond is ionic bond. In general, inorganic compounds, these are the compounds which are obtained from rocks. They may have electrovalent bond or they may have covalent bond, but इनकी प्रॉपर्टीज इनसे ऑलमोस्ट डिफरेंट होएगी। जैसे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जहां पर मैं ले रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को, और यू से इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स को मैं लेके चल रहा हूं। सो आई एम एक्चुअली कंपेयरिंग द कोवेलेंट कंपाउंड्स
फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आप चैप्टर है कार्बन कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और वो कोवलेंट कंपाउंड्स सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये बात कंफर्म है। लेकिन जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट, आई एम कंपेयरिंग द कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड? विच आर हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और विच आर द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और द आयनिक कंपाउंड्स, how they are different from each other. A electrovalent compound or the ionic compound is having the electrostatic force of attraction, क्योंकि it is formed between the cations and anions, though there is an electrostatic force of attraction. तो ये कंपाउंड जो होंगे दे आर जनरली सॉलिड्स, ये ज्यादातर सॉलिड्स होंगे एट रूम टेम्परेचर। तो आप देख लो, नमक है वो सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और कोवलेंट कंपाउंड्स है, द कोवलेंट बॉन्ड, they are having the covalent bond, and covalent bond is a weak bond because it is formed by the sharing of the electrons. तो इनके जो compounds होंगे they are generally gases, few are liquids, some are solids. So generally मतलब सामान्य तौर पर generally ये gases होंगे। तो हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है वो सॉलिड्स है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो जनरली गैसेस है, क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होगी। जनरल सी बात है कि सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेंसिटी जो होगी उनकी डेंसिटी लो होगी। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है they are soluble in water due to polar nature of water. Water dissociates into H plus ions and OH minus ions, so water develops this polarity and this is known as polar nature. In the inorganic compounds or in the electrovalent compounds, the ionic bond or the electrovalent bond, it becomes weak. When put into the water due to the polar nature of the water, so they are soluble in water. But the organic compounds are insoluble in water. They are insoluble in water. बिकॉज यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे पानी की पोलर नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, लाइक ईथर, लाइक एस्टर, लाइक एल्कोहल, वो उसके अंदर घुलेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है और आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर द conducts electricity in soluble form. When the electrovalent compounds are put into the water, they get dissolved in water because their electrovalent bond weakens due to the polar nature of the water. When the current is passed, that electrovalent compound, it dissociates into ions, and ions are required for the conduction of electricity.
so they conduct electricity in soluble form. On the other hand, organic compounds are poor conductor. They are poor conductor. जैसे ग्लूकोज है, ये poor conductor है. Because when the organic compounds are put into the water, they are insoluble in water because there is no effect on the bond strength of the covalent bond due to the polar nature of the water. जब घुलते ही नहीं है तो डिसोसिएट भी नहीं होंगे, और डिसोसिएट भी नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे. सो इन ब्रीफ दिस वी हैव डिस्कस द जनरल कंपैरिजन हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब आपको एक फील आना चाहिए कि आप चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड. तो कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स. The compounds of carbon are organic compounds. Organic compounds की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये organic compounds की प्रॉपर्टीज होंगी. आपको organic compounds के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया गया है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लासेस ये organic compounds किस तरह से बनते हैं इसका हम फर्दर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते जाएंगे. थैंक यू.